Hello students, today we will discuss इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज जो कि ये हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का थर्ड टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसका फर्स्ट जो सब पार्ट है दैट इज द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। ओके, सो ये हमें क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, लाइक जैसे इसमें है कि हम इसके थ्री जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल में दैट इज बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज and role of merchants and bankers and power in the hands of European companies. Okay, so basically क्या है कि before the age of machine industries, अगर हम इसके इस पार्ट को डिस्कस करें, ये क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है कि the age of Indian tech before the age of machine industries explain the age of Indian textile. Okay, कि इंडियन टेक्सटाइल को कि एज को एक्सप्लेन करो जो कि वो मशीन इंडस्ट्रीज से पहले थी। मींस कि मशीन इंडस्ट्रीज से पहले इंडियन टेक्सटाइल जो था वो कैसा था। सो इसमें क्या है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो चैप्टर है इसमें पहले तो हमने यूरोप यानी कि ब्रिटेन का केस डिस्कस किया, अमेरिका का केस डिस्कस किया, ठीक है। फिर जैसे कि हमने फर्स्ट, अगर आप याद करो जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो यूरोप था इसकी जो कॉलोनियल कंट्रीज थी वहां पे भी तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ना। तो उनमें से इंडिया, क्योंकि इंडिया भी जो था वो यूरोप के अंडर था, उसका कॉलोनियल था, तो हम इंडिया का केस डिस्कस कर रहे हैं कि बिफोर मशीन इंडस्ट्री से पहले इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उसकी क्या सिचुएशन थी, ठीक है। फर्स्ट है सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट। सो बेसिकली क्या है कि मशीन इंडस्ट्री से पहले इंडिया में सिल्क एंड कॉटन जो थी वो बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती थी और इसीलिए वो इंटरनेशनल मार्केट को भी डोमिनेट करता था, ठीक है। और जबकि देखो कोर्स सिल्क कॉटन जो है वो तो बहुत सारी कंट्रीज में ग्रो की जाती थी, मतलब एवरेज टाइप की कॉटन, बट जो फाइन क्वालिटी की अगर की हम कॉटन की बात करें तो वो कहाँ ग्रो होती थी, वो इंडिया में ग्रो होती थी और उसकी डिमांड भी जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी। ओके, तो सेकेंड पॉइंट इज अमेरिकन एंड पर्शियन मर्चेंट्स। जो अमेरिकन एंड पर्शियन मर्चेंट्स थे टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब, वो पंजाब से गुड्स को लेते थे और कहाँ तक पहुंचाते थे, टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न पर्शिया एंड अफगानिस्तान तक पंजाब से गुड्स को पहुंचाया जाता था, किसके थ्रू, बाय अमेरिकन एंड पर्शियन मर्चेंट्स के थ्रू, ठीक है। सो अब और इसमें क्या होता था कि देखो पहले जब इंडिया कॉलोनियल था और जिस टाइम की ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कैमल के ऊपर गुड्स को लाद के ना फिर उसको एक से दूसरी जगह तक यानी कि पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। तो उस टाइम पे ट्रेड के लिए जो पोर्ट्स थे उनको प्री कॉलोनियल पोर्ट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं तब जब इंडिया कॉलोनियल नहीं था, ठीक है, तब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो उस टाइम पे सूरत जो था वो मेन पोर्ट था, सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट के ऊपर जो सूरत था वो कनेक्ट करता था इंडिया को टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स, ठीक है। सो जहाँ पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वर द प्री कॉलोनियल पोर्ट्स इन इंडिया, तो वो कौन कौन से, विच वर द प्री कॉलोनियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, वो कौन कौन से प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे, दैट वाज सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट, ठीक है, जो कनेक्ट करता था इंडिया को टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स के साथ। ओके, एंड मसूलीपट्टनम जो कि ऑन द कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर था एंड हुगली जो कि बंगाल में है, हैड ट्रेड लिंक्स, उनके जो ट्रेड लिंक्स थे वो थे विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ। ओके, सो ये तो था इंडिया बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, और आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है या फिर आपको 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि the network controlled by the Indian merchants was breaking down by the 17
50s एक्सप्लेन, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो उसके अंदर आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। सो जो कि हमारा द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल का सेकंड इसी का ही एक टॉपिक है, उसको हम कह सकते हैं इसका एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। उसके ये सब पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट्स। सो ये जो मर्चेंट्स थे एंड ये जो बैंकर्स थे, इनका क्या रोल था, ये प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस करते थे, गुड्स को कैरी करके, और फिर क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, सप्लाई एक्सपोर्टर्स के पास पहुंचाते थे गुड्स को, ठीक है। सो ये इनके मेन फंक्शंस थे। सेकेंड इज सप्लाई मर्चेंट्स जो थे लिंक्ड द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन्स। अब ये जो इनलैंड रीजन्स है, इनलैंड रीजन्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कोस्टल रीजन की बात हो रही है, ठीक है। सो जो कोस्टल रीजन, जो बॉर्डर्स होते थे, वहां तक सप्लाई मर्चेंट्स जो थे वो पोर्ट टाउन्स को लिंक करते थे, ठीक। मींस की जो पोर्ट टाउन्स हैं वहां से गुड्स को वो इनलैंड रीजन तक लिंक करते थे, पहुंचाते थे, कौन, सप्लाई मर्चेंट्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज दे गेव एडवांसेस टू द वीवर्स फॉर प्रोडक्शन एंड कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट्स। दे गेव एडवांस टू द वीवर्स। अब ये जो सप्लाई मर्चेंट्स थे ये क्या करते थे, ये वीवर्स को एडवांस दे देते थे, ठीक है। They gave advance to the weavers, क्यों, फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि वीवर्स बहुत पुअर होते थे, जो कि अपने आप से अपने काम में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, तो उनको ये क्या करते थे, एडवांस दे देते थे, और बदले में क्या उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो क्लॉथ को वीव करने के बाद उनको सेल करें, ठीक है। एंड कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट्स, ठीक। और फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाती थी तो वो सप्लाई मतलब उसको पोर्ट्स तक सप्लाई करते थे उठा के, ठीक। उसके बाद है एट द पोर्ट द बिग शिपर्स। तो पोर्ट के ऊपर जो बिग शिपर्स थे एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, उनके पास थे ब्रोकर्स, ठीक है। ब्रोकर्स मींस जो प्राइस को नेगोशिएट करते हैं, हु नेगोशिएटेड द प्राइस एंड बॉट गुड्स। नेगोशिएट मींस बार्गेनिंग करना, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड। अब जो ऑपरेटिंग इनलैंड मतलब इनलैंड में जो ऑपरेट करते थे मर्चेंट, सप्लाई मर्चेंट्स, वहां से ये क्या करते थे, ये जो ब्रोकर थे ये उनके साथ प्राइस को नेगोशिएट करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज बाय द 1750s तक दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मर्चेंट्स। अब 1715 तक ये 50 तक ये जो नेटवर्क था, कौन सा नेटवर्क, ट्रेडिंग का नेटवर्क, ठीक है, जो कि कौन कंट्रोल करता था, इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे। अब वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। वो ब्रेक डाउन होना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि अब ये जो ट्रेड की पार थी अब ये किसके पास चलेगी, यूरोपियन कंपनीज के पास। मींस कि हमारा इंडिया जो है वो कॉलोनियल होना शुरू हो गया था, ठीक है। सो हम जस्ट इसका जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, पार इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज। मींस कि यूरोपियन कंपनीज जो थी उनके हाथों में पार आ गई, ठीक है। सो जब जैसे ही उनके हाथों में पार आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, फर्स्ट सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। उन्होंने इंडिया के लोकल कोर्ट्स से कंसेशन लिया, मींस की एग्रीमेंट लिया, रजामंदी ली, किस लिए, ट्रेड के लिए। एंड देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड, और फिर ट्रेड के ऊपर क्या लगाना शुरू कर दिया, अपने मोनोपोली राइट्स। एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस रिजल्टेड द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स सूरत एंड हुगली। सो ये जो यूरोपियन कंपनीज थी इन्होंने बेसिकली क्या किया, जैसे ही इनकी ट्रेड के ऊपर मोनोपोली हो गई तो इन्होंने जो सूरत एंड हुगली ये क्या थे, ओल्ड पोर्ट्स थे, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, कहाँ डिस्कस किया था हमने, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे डिस्कस किया था ओल्ड पोर्ट्स के बारे में। तो जैसे ही यूरोपियन कंपनीज आई, इन्होंने ये जो ओल्ड पोर्ट्स थे उनको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। सो जिससे क्या हुआ, फिर ये यूरोपियन कंपनीज ने अपने नए पोर्ट बनाए। लोकल बैंकर्स, क्योंकि जो लोकल बैंकर्स थे जो कि सूरत एंड हुगली के थ्रू ट्रेड करते थे, ठीक है, तो वो स्लोली वेंट बैंकक्रप्ट, वो बैंकक्रप्ट होना शुरू हो गए, उनके काम जो है वो खत्म होने शुरू हो गए, ठीक है। न्यू ट्रेड पोर्ट्स लिंक बॉम्बे एंड कोलकाता ग्रू। अब ये जो न्यू ट्रेड पोर्ट्स थे लाइक बॉम्बे एंड कोलकाता वो ग्रू होना शुरू हो गए।
ट्रेड थ्रू न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। अब ये जो ट्रेड था उसको जो नए पोर्ट्स, कौन से नए पोर्ट्स, बॉम्बे एंड कोलकाता, ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियन कंपनीज ने कौन से 2 नए पोर्ट्स बनाए, दैट इज बॉम्बे एंड कोलकाता। ठीक है, सो ट्रेड थ्रू न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। तो वो जो ये जो ट्रेड था इसको कंट्रोल किया यूरोपियन कंपनीज ने। इन द लास्ट 17th century ट्रेड दैट passed through सूरत had been ₹16 million। अब 17th सेंचुरी के लास्ट में जो ट्रेड हुआ था जो कि सूरत के पोर्ट के थ्रू होता था वो 16 मिलियन था, और ये 1740s तक आते आते इट हैड स्लम्प्ड टू ₹3 मिलियन, ये सिर्फ 3 मिलियन रह गया। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपियन कंपनीज ने अपनी मोनोपोली बना ली थी और जो ओल्ड पोर्ट्स थे उनको डिक्लाइन कर दिया था। दोज हु वांटेड टू सर्वाइव, अब जो लोग ट्रेड करना चाहते, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स या बैंकर्स जो सर्वाइव करना चाहते थे, उनको जो यूरोपियन कंपनी है उसकी शर्तों के अकॉर्डिंगली, जैसी उनकी वो कंडीशंस को शेप देती है उसके अकॉर्डिंगली उनको वर्क करना था। ठीक है, दोज हु वांटेड टू सर्वाइव हैड टू नाउ ऑपरेट विद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो जो लोग मार्केट में सर्वाइव करना चाहते थे तो उनके पास अब सिर्फ एक ही रीजन बचा था कि वो यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलके काम करें। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस और इवन 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये मेन पॉइंट्स है ना, यही आपको इन मेन पॉइंट्स के ऊपर हर एक के ऊपर आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे बन के आ सकता है कि व्हाई द सूरत एंड हुगली दैट मतलब जो कि ओल्ड पोर्ट्स हैं व्हाई दे डिक्लाइन, है ना। सो ये डिक्लाइन क्यों हो गए, तो इसमें भी आप सारा यही पैराग्राफ जो है वो एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, सो या फिर आपको आ सकते हैं व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर द डिक्लाइन ऑफ सूरत एंड हुगली। ठीक है, और द डिक्लाइन ऑफ सूरत एंड हुगली के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे या फिर क्या रिजल्ट निकला उसका। ठीक है, तो उसमें भी आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो तीनों मेन पॉइंट्स हैं, ये तीनों मेन पॉइंट्स किसके अंदर आते हैं? द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो आपने इन तीनों मेन पॉइंट्स जो हैं इनको एक्सप्लेन कर देना है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।